गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शीत युद्ध के दौर में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार जा करके उसे अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 से लिंक है और इसी तरीके के आगे के पार्ट भी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो आप एक बार अवश्य रूप से पार्ट 1 देख लीजिए। तो बच्चों, हम आज की क्लास अब शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण आखिर कौन से कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो हम सबसे पहला कारण देखते हैं, वो हमें नजर आता है महाशक्ति बनने की होड़। महाशक्ति बनने की होड़, महाशक्ति बनने की होड़। होड़ का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। होड़ का मतलब हो गया आपका प्रतिस्पर्धा। अभी महाशक्ति बनने की होड़ किसके मध्य? जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो आप सभी को पता है कि विश्व में दो महाशक्तियां बची थी, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। अभी महाशक्ति बनने की होड़ किसके मध्य? तो वो थी इन दो राष्ट्रों के मध्य। ये यूएसएसआर यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ और ये हो गया आपका यूएसए, अमेरिका। इन दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ लगने लगती है। दोनों विश्व में अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं, विश्व के नेता बनना चाहते हैं। अब ये विश्व के नेता कब बनेंगे? जब अमेरिका यूएसएसआर को हराएगा तो विश्व का नेता बनेगा, और जब यूएसएसआर यूएसए को हराएगा तो विश्व का नेता बनेगा। इस वजह से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे के साथ होड़ करना, इन वजहों से आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने लगता है। पहला कारण महाशक्ति बनने की होड़, यानी कि ये करना क्या चाह रहे हैं? विश्व का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। दूसरा कारण अपरोध का तर्क। इस तर्क को ध्यान से समझिए, अपरोध का तर्क। अपरोध का तर्क इसका दूसरा नाम है रोक या संतुलन का तर्क। मैं सिर्फ रोक और संतुलन यहां पर लिख दे रहा हूं, रोक या संतुलन का तर्क। अब ये अपरोध का तर्क क्या है, इसको ध्यान से समझिए बच्चों। ये जो दो महाशक्तियां हैं, मैं इधर ये पहले वाला पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपको अपरोध का तर्क समझा रहा हूं, मैं आपको अपरोध का तर्क समझा रहा हूं। ये जो दो महाशक्तियां हैं, ध्यान से समझिए, इन महाशक्तियों के पास सबसे मुख्य क्या है? दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से लैस हैं। परमाणु हथियार हैं दोनों महाशक्तियों के पास, ठीक है। इसके अलावा अन्य उन्नत प्रकार की मिसाइलें, अन्य उन्नत प्रकार की इनके पास मिसाइल हैं, और बाकी जो भी बम वगैरह, बंदूक वगैरह, जो जो हथियार होते हैं, उन सब से लैस हैं ये। ध्यान से समझिए, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अमेरिका और यूएसएसआर के पास परमाणु हथियार और अन्य उन्नत मिसाइलें। जैसे हम गणित में, आपने गणित पढ़ी होगी कक्षा 10 तक, तो आप कहते हैं कॉमन लीजिए, यानी कि दोनों के पास एक चीज है, एक फैक्टर है। वैसे यहां पर कॉमन दोनों के पास क्या है? दोनों के पास परमाणु हथियार है, दोनों के पास उन्नत प्रकार की मिसाइल्स हैं, दोनों के पास बाकी युद्धक विमान है, बम वर्षक विमान है। तो अनेक प्रकार के हथियारों से ये लोग लैस हो रखे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो यूएसएसआर पर हमला करे, और यूएसएसआर भी चाहता है कि वो यूएसए पर हमला करे, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि दोनों जानते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी ये उन्नत प्रकार की मिसाइलें हैं, तो उनके पास भी परमाणु हथियार और उन्नत प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं। अगर युद्ध होता है, युद्ध होने की स्थिति में दोनों देशों को
बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। युद्ध का परिणाम जो भी हो, यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि विजेता कौन है और उपविजेता कौन है, क्योंकि इन दोनों के पास ये जो हथियार मौजूद है, ये हथियार इनकी अर्थव्यवस्था को, इनके नागरिकों को, इनके भूभाग को बुरी तरीके से तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। जब ये दोनों इस बात को जानते हैं, अब ये लोग युद्ध नहीं करेंगे, अब ये लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसी को कहा जा रहा है अपरोध का तर्क। इसी को कहा जा रहा है अपरोध का तर्क। किसको? कि जब ये दोनों जानते हैं कि हम दोनों विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लेस हैं और हमारा युद्ध हो गया, तो युद्ध में हम दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा और इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे पर परमाणु हमला करते हैं, तो परमाणु हमले के पश्चात हम दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी और हमें दोबारा से उठने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा अपरोध का तर्क। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अपरोध का तर्क के लिए आप इस चीज को याद रखिए, इन दोनों के पास क्या है? परमाणु हथियार है और अन्य उन्नत मिसाइल है, बम वर्षक, युद्धक विमान वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर एक शब्द और याद रखिए, गणित का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, क्या कहा मैंने? कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों के पास ये चीजें हैं कॉमन। तो शीत युद्ध के हमने पढ़े 2 कारण। शीत युद्ध के कितने कारण? तो एक प्रश्न लिखिए, आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 2, अपरोध के तर्क से क्या तात्पर्य है? अपरोध के तर्क से क्या तात्पर्य है? बच्चों, अपरोध का तर्क बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है और 2 नंबर में इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो आपने प्रश्न लिख लिया होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। जो एक शब्द हमने यहां पर लिखा है, अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि ये शीत युद्ध क्या है। अब हम इस शब्द को समझना चाहते हैं कि ये शीत युद्ध क्या है। ध्यान से समझिएगा कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि आक्रमण नहीं होगा और एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोच लिया है, घोषणा नहीं की है, लेकिन सोच लिया है कि लड़ाई करने में हमारा कोई फायदा नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, अब शीत युद्ध के लिए कैसे, इस शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है? कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जोर आजमाइश। जोर आजमाइश। ठीक है। ये तनाव के साथ हैं, ये संघर्षों को जन्म दे रहे हैं, ये सैन्य गठबंधन बना रहे हैं, ये शक्ति संतुलन का कार्य कर रहे हैं। पहले इतना समझ लीजिए, शीत युद्ध के दौरान दोनों देश, दोनों महाशक्तियां जोर आजमाइश करती हुई हमें नजर आएंगी, तनाव के माहौल में नजर आएंगी, संघर्ष के माहौल में नजर आएंगी, सैन्य गठबंधन बनाते हुए नजर आएंगी और शक्ति संतुलन करते हुए भी नजर आएंगी। लेकिन आप यहां पर कहीं भी ये नहीं देख रहे हैं कि ये किसी युद्ध में शामिल होते हुए नजर आ रही है हमको। तो मैंने क्या कहा, शीत युद्ध के दौरान ये दोनों महाशक्तियां क्या आपको नजर करते आएंगी? जोर आजमाइश, यानी कि एक आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा या खेला भी होगा, तो एक इधर से खींचता है, एक दूसरी तरफ से खींचता है, ये हो गई जोर आजमाइश। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए देखो, जब एक दूसरे को गिराने की कोशिश हमने की तो क्या उत्पन्न हुआ? तनाव उत्पन्न हुआ, संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ हमारे मन में क्या होता है? घृणा उत्पन्न हो रही है यहां पर, फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। किसके प्रति? दूसरे देश के प्रति। ठीक है ना, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। फिर हम क्या सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। सैन्य गठबंधन किस लिए बना रहे हैं? दूसरे देश को पराजित करने के लिए। हम शक्ति संतुलन कर रहे हैं। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है? शक्ति संतुलन का अर्थ है कि हम किसी भी हाल में दूसरे देश से पीछे न छूट जाएं, जो शक्ति बनी है उसको यथावत रखा जाए और दूसरा भी हम पर बढ़त न बनाने पाए।
अब शीत युद्ध में ये सब तो हम देख रहे हैं, इन सबसे ज्यादा, मैंने क्या कहा, इन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मायने रख रही है तो वो है विचारधारा। ध्यान से समझिए, ये विचारधारा का शीत युद्ध विचारधारा का एक संघर्ष है। क्या कहा मैंने आपसे? शीत युद्ध विचारधारा का एक संघर्ष है। अब कैसी विचारधारा? देखिए, यह है हमारा अमेरिका और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? सोवियत संघ। विचारधारा ध्यान से समझ जाइए इस बात को, क्योंकि शीत युद्ध का मुख्य आधार यही बना, अमेरिका। जब समझ लिया युद्ध तो नहीं होगा, अब क्या करें? अब विचारों के द्वारा युद्ध हो रहा है। अब युद्ध किसके द्वारा हो रहा है? विचारों के द्वारा युद्ध हो रहा है। अमेरिका क्या करता है? लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था पर बल दे रहा है। अमेरिका उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत, ध्यान से समझ जाइए, अमेरिका क्या कर रहा है? उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवाद पर बल दे रहा है। ठीक है। सोवियत संघ क्या कर रहा है? देखिए, विचारधारा है ये मैं सर्कल में रख देता हूं, ये विचारधारा है। उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत पूंजीवादी विचारधारा। यहां पर सोवियत संघ क्या कर रहा है? साम्यवाद के अंतर्गत समाजवादी प्रणाली, ठीक है, समाजवादी विचार को क्या कर रहा है? समाजवादी विचार को, ध्यान से समझिए, समाजवादी विचार को बल दे रहा है। कौन? अमेरिका, और सॉरी सोवियत संघ। और अमेरिका किसको? पूंजीवाद को। थोड़ा समझ लेते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। वैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी हल्का सा, क्या है पूंजीवाद? पूंजीवाद बाजार तंत्र पर आधारित प्रणाली है। क्या कहा हमने आपसे? पूंजीवाद बाजार तंत्र पर आधारित प्रणाली है। ध्यान से समझिए, पूंजीवाद बाजार तंत्र पर आधारित प्रणाली है। यहां पर एक व्यक्ति भी आकर निवेश कर सकता है, दो व्यक्ति भी आकर निवेश कर सकते हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह भी निवेश कर सकता है, यानी कि धन लगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र पर निर्भर करती है। यहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी या कुछ व्यक्तियों का हक होता है। यहां का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां का मुख्य उद्देश्य है, आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए और बेनिफिट ले जाइए, यानी कि आप आओ, निवेश करो और अपने लाभ को अपने लिए ले जाओ। आप में जितनी योग्यता है, आप में जितनी योग्यता है, आप उस योग्यता के बल पर जितना लाभ कमा सकते हो कमाइए। यह है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी विचार ये कहता है, आप समझ गए होंगे। समाजवादी विचार क्या कहता है? समाजवाद का विचार कहता है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन है, जो उत्पादन और वितरण के साधन है, समाजवादी विचार कहता है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन है उस पर समाज या राज्य का हक होना चाहिए। किसका? समाज या राज्य का हक होना चाहिए। समाजवाद क्या कहता है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन है उन पर समाज और राज्य का हक होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आ गई? यानी कि ये आर्थिक सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है। समाजवाद किसकी बात कर रहा है? आर्थिक सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है कि अगर आर्थिक सामाजिक कल्याण होगा तो अधिकतम लोगों को फायदा मिलेगा। ये इसका विरोधी है, यानी कि समाजवाद का जो विचार है वो पूंजीवाद के विचार का विरोधी है और पूंजीवाद का जो विचार है वो समाजवाद का विरोधी है। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। तो फाइनल विचारधारा, एक प्रश्न लिखिए, शीत युद्ध ना सिर्फ शक्ति के लिए एक संघर्ष था, शीत युद्ध ना सिर्फ शक्ति के लिए एक संघर्ष था, बल्कि वास्तविक रूप में यह विचारधाराओं का एक युद्ध था। विचारधाराओं का एक युद्ध था। स्पष्ट कीजिए,
4 नंबर के अंतर्गत आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। अब एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। तो शीत युद्ध क्या है ये समझ लीजिए। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वैश्विक महाशक्तियों के बीच का एक ऐसा दौर है जिसमें रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है, जिसमें रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। इस दौर की तासीर ठंडी रहती है। ये जो शीत युद्ध का दौर है, इस दौर की तासीर क्या है? ठंडी रहती है। यानी कि ये भले ही थोड़ा बहुत गर्मी आपको देखने को मिलेगी आगे चलकर, लेकिन ये तृतीय विश्व युद्ध के रूप में नहीं बदल पाता है। तो शीत युद्ध आपका सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य संघर्ष मात्र नहीं है, इसके साथ साथ यह विचारधाराओं का एक संघर्ष है जिसमें दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा को आधार बनाकर विश्व के शेष देशों के सामने जाती हैं और कहती हैं कि हमारी विचारधारा सबसे अच्छी है। क्यों? अमेरिका कहता है कि मैं पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा हूं, आप आइए निवेश कीजिए और जितना आप अधिकतम फायदा कमा सकते हैं आप उतना अधिकतम फायदा कमाइए। अपनी विचारधारा को लेकर सोवियत संघ कौन सी विचारधारा? समाजवादी विचारधारा को लेकर समाज के सम्मुख जाता है कि हमारे देश में या हमारे साथ जो भी शामिल होगा वहां पर उनको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर आपका यानी कि समाज का और राज्य का हमारा संयुक्त एक तरीके से अधिकार है। यानी कि आप निश्चित तौर पर हमारे यहाँ संतुष्ट होंगे। तो दोनों के दोनों देश क्या कर रहे हैं? विचारधारा को आधार मानकर अब आगे की लड़ाई की तैयारी शुरू कर रहे हैं एक तरीके से। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसके अंतर्गत हमको कुछ और चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आज के क्वेश्चंस मैंने आपको लिखा दिए हैं। आप सभी अब से काम और कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, मैं उनको चेक कर लूंगा। और इसके साथ साथ हमेशा क्लास में बने रहिए और ढंग से लगन से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।